मैं उस रात अपने पुराने MP3 प्लेयर की आवाज सुन रहा था, लेकिन जब मैंने ट्रैक 13 प्ले किया तो पीछे से एक फुसफुसाहट आई, मुझे बचाओ। मैं जुड़ा हुआ था अंधेरे सड़क से, पर इस बार माइक नहीं, म्यूजिक बना मेरा गवाह। मैं विवेक शर्मा, 32 साल का ट्रक ड्राइवर, मुंबई दिल्ली हाईवे का वो निष्ठावान मुसाफिर जिसे लोग रात का सिपाही कहते हैं। बचपन से ही मेरी दुनिया सड़क की दो पट्टियों पर घूमती आई। एक तरफ बंद गियर की खनखनाहट, दूसरी तरफ खाली आसमान में उड़ते बत्तखों की शांति। मेरी हर सुबह एक नए शहर की धुन से मिलती और हर रात स्लीपर कैब की कुर्सी पर जमी धूल भुला देती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यही केबिन, यही स्टीयरिंग व्हील मेरी किस्मत की संदूकियां खोल देंगे, जहां एक ब्लूटूथ स्पीकर में छिपा मेरा मोबाइल मेरे और एक अनजान की चीखों का आखिरी पैगाम रिकॉर्ड कर लेगा। मेरा नाम चाहे आम हो, पर मेरी कहानी अब आम नहीं रहेगी, और इस कहानी में मैं ही वो नायक भी हूं और गवाह भी, जिसने सड़क की सूनी लहरों में छुपा मर्डर सुना और जिसे अब इंसाफ तक पहुंचाना है वो आवाज जो मैंने अपनी उंगलियों की कंपन के बीच कैद की। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी धीमी की। सामने फैली सुनसान सड़क पर पीली लाइन पर नजर टिकाई हुई थी। मेरे कानों में अभी भी वो चीख गूंज रही थी, एक अनजान की आखिरी पुकार जो ब्लूटूथ स्पीकर की धुन के बीच अचानक टूट पड़ी थी। मैंने दाहिने आईना देखा, खाली साधु सा लगा रास्ता, लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे सड़क के कान भी सुन सकते थे। इंजन की गड़गड़ाहट जैसे मेरे खून की धड़कन से तालमेल बिठाए हुए थी। मैं जानता था कि अगले मील में छुपा है वो मोड़ जहां सच और साए की लाइन मिट जाएगी। मेरा हाथ धीरे से मोबाइल पर सरका, रिकॉर्डिंग का बार बार प्ले बटन दबा। हर दो गोलियों की गूंज के साथ मेरा हौसला लड़खड़ा गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हर बीट के साथ मैं उस जगह के करीब पहुंच रहा था जहां कोई मेरी मौत की फाइल बंद करना चाहता था। उस मोड़ पर पहुंचते ही मैंने देखा दो पंक्चर टायर, जैसे कोई पहले से मेरा स्वागत कर रहा हो। मैंने ब्रेक मारकर ट्रक रोक दिया और नीचे उतरा। ठंडी हवा चेहरे से टकराई तो मेरी रूह कांप उठी। टायर के पास फैला कांच और मेटल का टुकड़ा साफ दिख रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में सवाल था, क्या यह साधारण सेक्शन की वजह से हुआ या फिर कोई और शातिर इंतजाम था? मैंने टॉर्च निकाली और कांच के टुकड़ों के बीच देखा। एक फुटपाथ का क्रॉप फोटो मोबाइल से प्रिंट किया हुआ। मैंने झुककर फोटो उठाई। उस पर ब्लूटूथ स्पीकर की तस्वीर थी और पीछे खुफिया तरीके से लिखा हुआ नंबर। मेरे हाथ फिर कांपे, पर इस बार डर से नहीं, जिज्ञासा से, क्योंकि अब मुझे रिपोर्ट की हरी झंडी मिल चुकी थी कि कोई मास्टरमाइंड मुझे फंसाने की तैयारी में है। मैंने वो फोटो डॉक्टर की तरह स्कैन की और फिर देखा ट्रक के पीछे लगे CCTV कैमरे की तरफ। शायद उसने कुछ रिकॉर्ड किया हो। मैंने वापस केबिन में सटकर इंजन ऑन किया, टायर बदलते हुए मोबाइल को USB से जोड़ा और फोटो को स्पीकर रिकॉर्डिंग के साथ मैश कर दिया। धड़कन फिर से बढ़ी, क्योंकि अगले सेकंड में मैं देखूंगा कि किसकी आवाज ने मेरे नाम के साथ मौत की रेसिपी लिखी। और जैसे ही ट्रक फिर से रफ्तार पकड़ेगा, मैं आपको लेकर जाऊंगा उस सुनसान पुल तक, जहां नीची बत्ती में खुद को बचाने की आखिरी झलक मिली थी। स्पीकर की फटी हुई आवाज अब धीरे धीरे साफ होने लगी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर रिकॉर्डिंग के सिग्नल्स को छुपाने की कोशिश की हो। लेकिन मैं जानता था, सच्चाई कितनी भी छुपा लो, एक ना एक दिन लहू बनकर रिस ही जाती है। उस आवाज में डर नहीं था, बल्कि एक तरह की बेकसी थी, जैसे कोई लड़की आखिरी बार किसी को पुकार रही हो, मत मारो प्लीज, मेरी मम्मी इंतजार कर रही होगी। और फिर अचानक एक जोर की चिल्लाहट, किसी भारी चीज के गिरने की आवाज, और फिर खामोशी। मैंने एक बार फिर ट्रक की हेडलाइट्स ऑन की और ट्रक को हाईवे के उस पॉइंट की तरफ मोड़ दिया जहां मोबाइल की लोकेशन लास्ट ट्रेस हुई थी। रोड बिल्कुल खाली थी, सामने सिर्फ अंधेरा और मेरी अपनी ही सांसों की आवाज। लेकिन ट्रक चलाते हुए मैं हर उस साउंड वेव को याद कर रहा था जो रिकॉर्डिंग में थी। टायर की घिसटने की आवाज, दूर कोई गाड़ी का हॉर्न, और फिर एक धीमा सा थैंक यू जो जैसे किसी मासूम का मरते वक्त निकला आखिरी शब्द था।
ये केस अब मेरे लिए हादसा नहीं, जिम्मेदारी बन चुका था, क्योंकि वो ब्लूटूथ स्पीकर मेरा था और जिस फोन से वो जुड़ा था वो भी मेरा ही था। लेकिन उस वक्त उस फोन में मेरी नहीं, किसी और की सिम थी, और यही कड़ी अब मुझे उस इंसान तक ले जानी थी जिसने न सिर्फ एक जान ली थी बल्कि मेरी जिंदगी को भी एक चलती फिरती क्राइम सीन बना दिया था। मैंने उसी मोड़ पर ट्रक रोका जहां से लोकेशन फ्रीज हुई थी। नीचे उतरकर चारों तरफ नजर दौड़ाई, कुछ नहीं दिखा, ना खून न संघर्ष के निशान, पर मिट्टी की परत में एक गहरा निशान था, जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो। मैं झुककर उस निशान का पीछा करने लगा और थोड़ी दूरी पर जाकर देखा, एक टूटा हुआ चूड़ी का टुकड़ा, उस पर खून का हल्का दाग और बगल में एक स्कार्फ जिस पर कढ़ाई से नाम लिखा था, रुचिका। रुचिका, यही नाम बार बार उस रिकॉर्डिंग में गूंज रहा था। मैं धीरे से वो स्कार्फ उठाकर सीने से लगा लिया, जैसे कोई अपनी ही बहन की निशानी ढूंढ ले। अब मुझे यकीन हो गया था कि यह हादसा नहीं, पूरी प्लानिंग से किया गया मर्डर था। और यह भी साफ था कि जो कातिल है वो मुझे जानता है, क्योंकि मेरे स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकता था जो मेरे ट्रक में आराम से घुस सकता था। मैंने इंजन स्टार्ट किया। अब यह सफर अकेले डर और हकीकत के बीच नहीं था। अब यह रास्ता मुझे उस शख्स तक ले जा रहा था जो मेरी जिंदगी का ट्रैकर बन चुका था। और इसी बीच मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, तू जितना पीछे जाएगा उतना ही नजदीक मौत के आएगा। अगला पड़ाव, शहर का सबसे पुराना वेयरहाउस, और याद रख, इस बार स्पीकर तेरे लिए बजेगा। मैंने ट्रक का गियर बदला और अगले पड़ाव की तरफ बढ़ चला। लेकिन इस बार सिर्फ जवाब नहीं चाहिए था, इस बार कातिल की सांसें मेरे स्पीकर में कैद होनी थी, हमेशा के लिए। वेयरहाउस नाम सुनते ही मेरा हाथ खुद ब खुद ट्रक के हैंड ब्रेक पर कस गया। उस पुराने शहर के कोने में मौजूद ये वेयरहाउस अब किसी के लिए भी काम का नहीं था। दरवाजों पर झंग, दीवारों पर सीलन और चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा, जैसे वक्त भी यहां रुक चुका हो। लेकिन अब मैं वक्त के खिलाफ नहीं, उसकी साजिशों के साथ लड़ रहा था। जैसे ही ट्रक का हेडलाइट उस जंग खाए गेट पर पड़ा, वहां दीवार पर किसी ने लाल स्प्रे से एक नाम लिखा था, रुचिका की आखिरी सांसें यहां कैद हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कातिल अब खेल खेल नहीं रहा था, वो मुझे अपने जाल में खींच रहा था, एक एक कदम प्लान के हिसाब से। मैं ट्रक से उतरा, अपने हाथ में टॉर्च ली और उस लोहे के दरवाजे को धीरे से धकेला। झरमराती आवाज आई, जैसे किसी मरा हुआ राज खुद दरवाजा बनकर चीख रहा हो। अंदर घुप अंधेरा, पर एक कोने में ब्लूटूथ स्पीकर की नीली लाइट टिमटिमा रही थी। मैंने टॉर्च उस पर फोकस किया। वही मेरा स्पीकर था जो किसी पुराने डिब्बे पर रखा था। उसके बगल में खून के धब्बे और एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर। जैसे ही मैं पास गया, टेप अपने आप ऑन हो गया और फिर वही आवाज, वही लड़की, मैं रुचिका हूं। अगर मेरी ये आवाज कोई सुन रहा है तो जान लेना मैं जिंदा थी जब उन्होंने मुझे यहां बंद किया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं चुप नहीं रही तो मेरा सच इसी वेयरहाउस में दफन हो जाएगा। उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया, लेकिन गलती से ब्लूटूथ कनेक्शन नहीं तोड़ा। मेरी सांसें अटकने लगी। मतलब जो रिकॉर्डिंग मुझे मिली थी वो इसी वक्त की थी। रुचिका उस वक्त जिंदा थी जब फोन मेरे स्पीकर से जुड़ा था, और मैं उसी वक्त अपने ट्रक में आराम से सो रहा था। उस दिन जो ट्रक मेरी नींद की वजह बना था, वही किसी की चीखों की गवाही भी बन चुका था। मैंने पूरे वेयरहाउस को छान मारा। हर कोने में लकड़ी के पुराने डिब्बे, कुछ फटे हुए पर्दे, एक जंग लगी कुर्सी और उसके नीचे दबा हुआ एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, रुचिका और एक आदमी की साथ में तस्वीर। उस आदमी की आंखों में अजीब सी मुस्कान थी जिसे मैं पहचानता नहीं था, लेकिन जिस ट्रक यूनियन का लोगो उसकी जैकेट पर था वो मेरे ही पुराने मालिक की यूनियन थी। अब कहानी साफ होने लगी थी। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक अंदर की साजिश थी जिसमें ट्रक यूनियन, वेयरहाउस के मालिक और शायद पुलिस तक शामिल थी। रुचिका कोई आम लड़की नहीं थी, वो यूनियन की गड़बड़ियों का एक्सपोजर करने वाली एक जर्नलिस्ट थी जिसने ट्रकों में हो रही नशे और स्मगलिंग की खबरें रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी थी। और शायद किसी रात जब वो एक ड्राइवर के साथ छुपकर रिकॉर्डिंग कर रही थी, तभी उन्हें पकड़ लिया गया।
और अब ये मामला सिर्फ मर्डर का नहीं था। ये सिस्टम के खिलाफ खड़ी एक लड़की की कहानी थी जो आखिरी दम तक बोलती रही। लेकिन अब जब वो खुद नहीं बोल सकती, उसकी आवाज मेरे स्पीकर से बोलेगी। अब मुझे सिर्फ एक नाम चाहिए था। वो आदमी कौन था तस्वीर में? और अगर रुचिका की मौत का सच दफन किया गया तो किसने किया और क्यों? अगला कदम उठाने से पहले मुझे एक बार फिर उसी ट्रक में लौटना था, क्योंकि जवाब वहीं कहीं छुपा था जहां यह कहानी शुरू हुई थी। मैं उसी रात वापस अपने ट्रक में लौटा, लेकिन अब यह ट्रक कोई सवारी का जरिया नहीं था। यह एक चलता फिरता सबूत था, एक गवाह जिसने रुचिका की आखिरी चीखें अपने भीतर कैद कर ली थीं। मैंने इंजन स्टार्ट किया, स्पीकर दोबारा चालू किया और उसी ब्लूटूथ लिस्ट में रुचिका का आईफोन फिर से दिखा। मतलब उसका फोन या तो अभी भी ऑन था या किसी ने जानबूझकर उसे ऑन रखा था। उस नाम पर क्लिक करते ही स्पीकर से दोबारा उसकी रिकॉर्डिंग सुनाई दी, लेकिन इस बार वो आखिरी वाली नहीं थी। ये उससे पहले की आवाज थी, जैसे किसी प्लान का प्रूफ हो। आज रात वो वेयरहाउस में कोई बड़ा माल छुपा रहे हैं। मुझे यकीन है ये स्मगलिंग का नेटवर्क है। अगर मैं गायब हो गई तो समझना पीछे कौन था। सिंधिया ट्रांसपोर्ट और ट्रक नंबर MP9HR 7543। इसी में वो माल भरते हैं। MP09HR 7543। ये नंबर मेरे जिस्म में जैसे आग बनकर दौड़ गया। ये वही ट्रक था जो मैंने 1 महीने पहले छोड़ा था, जब मुझे यूनियन से निकाल दिया गया था। मतलब मेरा पुराना मालिक और वो ट्रक उसी रैकेट का हिस्सा थे जिसको रुचिका उजागर करना चाहती थी। और अब मैं सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, मैं एक कड़ी बन गया था उस चेन की जो जुड़ती थी हत्या, मीडिया, ट्रक और ट्रांसपोर्ट माफिया से। मैंने ट्रक मोड़ा और सीधा पहुंचा भोपाल इंडस्ट्रियल जोन, जहां सिंधिया ट्रांसपोर्ट का हेड ऑफिस था। रात के 2 बजे का वक्त, चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफिस की खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। अंदर 2 आदमी किसी पेपर वर्क में उलझे थे। मैं छिपकर सुनने लगा। फोन मिल गया क्या उसका? हाँ, लेकिन ब्लूटूथ तो कनेक्टेड रह गया था। गलती हो गई, वो रिकॉर्डिंग किसी के हाथ लग गई तो सब गया। किसी को क्या पता चलेगा, लड़की तो अब जिंदा नहीं है, और ट्रक वाला कौन सा कुछ बोलेगा। ये सुनते ही मेरी सांस रुक गई। मतलब उन्हें पता ही नहीं था कि जो ट्रक वाला था वही अब उनकी कब्र खोदने जा रहा है। मैंने वहीं से रिकॉर्डिंग ऑन की और उनकी बातचीत को अपने फोन में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब मेरे पास 2 रिकॉर्डिंग्स थीं, एक रुचिका की आवाज और एक इन दोनों की कबूलनामे वाली बातचीत। लेकिन सिर्फ रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं होने वाला था। मुझे वो ट्रक ढूंढना था, MP09HR 7543। वो ट्रक जिसके भीतर शायद रुचिका की हत्या हुई थी, या कम से कम उसके सबूत थे। सुबह होते ही मैं सीधा पहुंचा पुराने ट्रांसपोर्ट यार्ड, जहां यूनियन के पुराने ट्रक खड़े रहते थे। उनमें एक ट्रक था जिसके ऊपर तिरपाल पड़ा था, लेकिन उसके नीचे से निकलती बदबू ने मुझे सब कुछ कह दिया। मैंने तिरपाल हटाया और ट्रक का पिछला दरवाजा खोला। अंदर फर्श पर खून के जमे हुए धब्बे, एक टूटी हुई चप्पल और दीवार पर नाखूनों से खरोंचा गया एक नाम, रुचिका। मेरी आंखों में पानी आ गया, लेकिन अब रुकना गुनाह था। मैंने सबूतों की तस्वीरें ली, लोकेशन ऑन की और एक अनजान नंबर से मीडिया के एक पुराने रिपोर्टर को सब कुछ भेजा, जिसका नंबर मुझे रुचिका की फाइल से मिला था। 1 घंटे के भीतर वही ऑफिस पुलिस की लाइटों से जगमगा उठा और ट्रक को जब्त कर लिया गया। सिंधिया ट्रांसपोर्ट के दोनों अफसर पकड़े गए और केस वायरल हो गया। हाईवे सेल्फी मर्डर केस, जब एक ब्लूटूथ स्पीकर बना कातिलों की बर्बादी की वजह। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि रुचिका का मोबाइल अब भी गायब था और कोई था जो अब भी बाहर घूम रहा था। वो तीसरा आदमी जो तस्वीर में था, पर अब तक कोई नाम नहीं मिला। और मैं जानता था कि जब तक वो जिंदा है, ये सफर अधूरा है। मैंने ट्रक का दरवाजा धीरे से बंद किया, लेकिन उस झटके ने मेरे अंदर की बेचैनी को और तेज कर दिया। पुलिस आई, मीडिया पहुंची, हर कोई बोल रहा था कि केस सुलझ गया। लेकिन मुझे पता था, नहीं, ये पूरा सच नहीं है। एक चेहरा अब भी अधूरा था, एक परछाई जो हर वारदात की परतों के पीछे छुपी हुई थी। और उस परछाई का नाम सिर्फ एक इंसान जानता था,
मैं वापस उसी ढाबे पर पहुंचा जहां रुचिका ने आखिरी बार फोन किया था। मेजें अभी भी वैसी ही थीं, कुर्सियां भी धूल सनी हुई, लेकिन जब मैं मालिक से मिला तो उसने मेरी आंखों में झांक कर एक बात कही, साहब, उस लड़की के साथ जो लड़का बैठा था वो 1 हफ्ते पहले फिर आया था, अकेला, और एक ही चीज मांग रहा था, वो ब्लूटूथ स्पीकर। मैं सुन्न पड़ गया। मतलब कोई और जानता था कि उस स्पीकर में क्या था और वो उसे मिटाना चाहता था। मैंने ढाबे से बाहर निकलते ही सीधा उस सीसीटीवी कैमरे की ओर देखा जो सामने सड़क की ओर मुड़ा हुआ था, और फिर मैंने पुराने जानकारों से रिक्वेस्ट करके वो फुटेज निकलवाई। रात के 2:47 एक आदमी आया, स्कार्फ से चेहरा ढका हुआ और हाथ में कुछ था, ब्लूटूथ स्पीकर। लेकिन जब उसने कैमरे की तरफ देखा, 1 सेकंड के लिए उसका स्कार्फ हटा और मेरी आंखें फटी रह गईं। वो लड़का कोई और नहीं, मेरा पुराना हेल्पर था, रिजवान, जो ट्रक के साथ ट्रायल ड्राइव में अक्सर जाता था, लेकिन 2 महीने से गायब था, एकदम चुपचाप, कोई खबर नहीं। अब समझ में आया उसे क्यों हटाया गया और कैसे वो सिंधिया ट्रांसपोर्ट के लिए एक परछाई बन गया। मैंने तुरंत पुलिस को उसका चेहरा दिखाया, लेकिन जवाब साफ था, इसका नाम तो कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, कोई आईडी नहीं, कोई ट्रेसिंग नहीं। अब मुझे खुद ही निकलना था उस सफर पर, जो न तो कानूनी था और न ही सुरक्षित। मैंने अपने ट्रक की चाबी उठाई, टंकी फुल करवाई और निकल पड़ा उस गांव की ओर जहां रिजवान आखिरी बार देखा गया था। नरसिंहपुर के पास एक छोटा सा इलाका जहां इंटरनेट नहीं चलता और जहां बाहर के लोग परछाई बनकर घुल जाते हैं। रास्ते भर वो आवाज मेरे कानों में बजती रही, रुचिका की आवाज और उसका डर। अगर मैं गायब हो गई तो समझना पीछे कौन था। उसकी चीख, उसका डर, उसका सच अब मेरी जिम्मेदारी बन चुका था, और मैं जानता था इस रास्ते के आखिरी छोर पर सिर्फ एक चीज मेरा इंतजार कर रही थी, या तो इंसाफ या फिर मौत। लेकिन मैं तैयार था, क्योंकि अब यह सफर मेरा नहीं था, ये उस लड़की का था जिसकी आवाज को मारने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब वो आवाज उस ब्लूटूथ स्पीकर से निकलकर पूरे देश में गूंजने लगी थी, और ये आवाज तब तक नहीं रुकेगी जब तक रिजवान सामने ना आ जाए। अब देखना यह है कि नरसिंहपुर की उस धुंधली सड़कों पर कौन किससे पहले मिलता है, मैं या मौत। मैं नरसिंहपुर पहुंचा तो शाम ढलने लगी थी। आसमान पर धूल की एक परत छाई हुई थी और सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, जैसे खुद वक्त भी कुछ छुपा रहा हो। वहां का लोकल थाना भी अजीब सा खामोश था। एक छोटा सा चौकी टाइप कमरा, 2 बूढ़े हवलदार और एक मटमैली फाइल जो हर सवाल का जवाब देने की बजाय उलझा देती थी। मैंने अपना नाम नहीं बताया, बस सीधा कहा, मुझे रिजवान से मिलना है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर धीरे से एक बोला, वो नाम यहां कोई नहीं लेता साहब। मैं चुप रहा, क्योंकि मैं अब बातों से नहीं, आंखों से पढ़ना सीख गया था। मैंने चाय की दुकान पर एक बुजुर्ग से पूछा जो अखबार पढ़ रहा था, और बस इतना कहा, रिजवान। उसने गर्दन उठाई और बड़े ध्यान से मेरी शक्ल देखी, फिर बोला, तू पत्रकार है? मैंने सर हिलाया, नहीं, मैं उसका अधूरा सच हूं। वो मुस्कुराया नहीं, बस उठकर धीरे धीरे चल पड़ा गांव के एक कोने की ओर, इशारे से मुझे बुलाते हुए। मैं उसके पीछे चल पड़ा। कच्चे रास्ते, टूटे हुए पत्थर और धूल में लिपटी एक अजीब सी उदासी। फिर हम एक झोपड़ी के पास रुके। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से एक लड़की की आवाज आ रही थी, धीमी, टूटती हुई, भैया वापस कब आएंगे? मेरा दिल धड़कने लगा। बुजुर्ग बोला, ये रिजवान की बहन है और वही आखिरी थी जिसने उसे जिंदा देखा। मैंने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आई लड़की की उम्र मुश्किल से 17 रही होगी। चेहरा सूजा हुआ, आंखों में डर ऐसा जैसे सदियों से जाग रही हो। मैंने अपना बैग खोला और ब्लूटूथ स्पीकर रखा मेज पर। जैसे ही उसकी आंख उस पर पड़ी, उसने एक कदम पीछे लिया और कांपती आवाज में कहा, इसी में आखिरी दिन की रिकॉर्डिंग है, मैंने खुद सुनी है। मैंने बिना कुछ बोले स्पीकर ऑन किया और वही आवाज दोबारा गूंज उठी, रुचिका जल्दी भागो, ये लोग मुझे भी मार देंगे। फिर एक धमाका, एक चीख और फिर बस सन्नाटा। लड़की फूट पड़ी। उसने कहा,
भैया उस रात सिंधिया ट्रांसपोर्ट के गोडाउन में गए थे, किसी आदमी से मिलने, कुछ डेटा, कुछ पेन ड्राइव लेने, लेकिन सुबह तक उनका फोन बंद था और फिर वो कभी नहीं लौटे। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। रिजवान सिर्फ कोई ड्राइवर नहीं था, वो डेटा ट्रैफिकिंग का हिस्सा था। उसने अनजाने में कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया था जिसे मिटाना अब जरूरी हो गया था, और यही वजह थी कि रुचिका को मारा गया, क्योंकि उसने वो फाइल्स देख ली थी। मैंने तय कर लिया था अगला कदम सिंधिया गोडाउन ही होगा, लेकिन उससे पहले मैंने लड़की से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और याद है? वो बोली, भैया एक बार कह रहे थे अगर कुछ हुआ तो झारखंड बॉर्डर के उस पुराने रेस्ट हाउस को खोजना, वही असली अड्डा है। अब मेरे पास दो रास्ते थे, एक जो पुलिस को दे दूं और दूसरा जिस पर मैं खुद चलूं, और मैंने वही किया जो रुचिका चाहती, सच को सामने लाना। मैं अकेला निकला उस रास्ते पर, झारखंड बॉर्डर की तरफ, बिना किसी नंबर प्लेट वाले ट्रक में, अपनी रगों में डर को बहते हुए महसूस करता, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक आदमी नहीं था, मैं उस सिस्टम का आईना था जिसे उसकी ही आवाज से डर लगता है। और वो आवाज अब एक ब्लूटूथ स्पीकर नहीं, मेरी सांसों में थी। अब देखना यह था इस रेस्ट हाउस की दीवारों में किसकी कहानी गूंज रही थी, रिजवान की, रुचिका की, या फिर मेरी। रात के अंधेरे में वो रेस्ट हाउस किसी भूतिया हवेली जैसा नहीं, बल्कि एक सरकारी ढांचे की तरह खड़ा था, सीधा, बेरंग, लेकिन भीतर बहुत कुछ छुपाए हुए। दरवाजा जंग लगा था और लकड़ी इतनी सड़ चुकी थी कि धक्का देते ही खुल गया। अंदर घुसते ही सड़ांत का ऐसा झटका लगा जैसे किसी ने मुंह पर गीली मिट्टी मार दी हो। दीवारों पर कुछ पोस्टर चिपके थे, पुराने रूट चार्ट, फ्यूल रिकॉर्ड, और एक कोने में टूटी पड़ी कुर्सी जिसके नीचे एक लोहे का बॉक्स छुपा था। मैंने वो बॉक्स बाहर निकाला। ऊपर धूल जमी थी, लेकिन ताले पर हाल ही में छेड़छाड़ के निशान थे। मैंने अपना पॉकेट चाकू निकाला और ताला खोलते ही जो सामने आया उसने मेरी रूह अंदर से झकझोर दी। अंदर थी एक ड्राइव, एक पुराना मोबाइल फोन और एक वॉइस रिकॉर्डर। रिकॉर्डर ऑन किया तो वही आवाज रिजवान की, अगर ये रिकॉर्डिंग तुम तक पहुंच रही है तो समझो मैं अब जिंदा नहीं, लेकिन सच जिंदा है, और ये सच तुम्हारे हाथ में है। उसके बाद जो फाइलें ड्राइव में थीं, वो सबूत नहीं थीं, हथियार थीं। मंत्री के पीए के कॉल लॉग्स, ट्रांसपोर्ट कंपनी के फेक इनवॉइस और उन ट्रक रूट्स की डिटेल्स जिनमें गैर कानूनी डेटा हार्ड ड्राइव्स के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाई जा रही थी। रिजवान ने जान देकर वो फाइलें बचाई थीं, लेकिन सिस्टम को इतना डर था उस ड्राइवर की सच्चाई से कि उन्होंने रुचिका जैसी मासूम को भी नहीं बख्शा। और अब मेरे पास एक मौका था, या तो इन फाइलों को बेचकर चुप हो जाऊं, या फिर इन्हें दुनिया के सामने लाकर उस हर ब्लूटूथ स्पीकर को एक हथियार बना दूं। मैंने दूसरी राह चुनी। वो रिकॉर्डिंग, वो सबूत, सब कुछ लेकर मैं दिल्ली लौट आया। 2 दिन बाद एक न्यूज चैनल ने प्राइम टाइम पर वो आवाज चलाई, रुचिका जल्दी भागो, ये लोग मुझे भी मार देंगे। पूरे देश में बवाल मच गया। सिंधिया ट्रांसपोर्ट पर छापे पड़े। 3 आईएएस अधिकारियों का नाम सामने आया, और सबसे चौंकाने वाला वो मंत्री जो संसद में हर बार राष्ट्रवाद की कस्में खाता था, उसकी गाड़ी उसी रूट पर ट्रैक हुई जिस पर डेटा ट्रैफिकिंग चल रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद मुझे एक पार्सल मिला, बिना किसी नाम का। अंदर एक और ब्लूटूथ स्पीकर था और एक छोटा सा नोट, सच की एक और परत बाकी है, अगली आवाज जल्द बजेगी। मैं समझ गया, ये लड़ाई अब मेरी नहीं रही, ये हर उस इंसान की है जो सच बोलना चाहता है लेकिन डर के मारे चुप रहता है। और शायद यही वजह है कि उस हाईवे पर अब जब कोई अकेला सफर करता है तो लोग पूछते हैं, भाई स्पीकर में कोई आवाज तो नहीं आई? क्योंकि सच जब एक बार बोलता है तो फिर चुप नहीं होता। अगर आप अब भी सुन पा रहे हैं तो शुक्र है, क्योंकि इस कहानी की सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि एक ड्राइवर मारा गया या एक लड़की की जिंदगी ब्लूटूथ में कैद हो गई। सबसे डरावनी बात यह है कि सिस्टम ने इनकी चीखें सुनी थी पर अनसुनी कर दी। रिजवान कोई हीरो नहीं था, वो बस एक आम ड्राइवर था
जिसकी जेब में बीड़ी के साथ एक टूटा हुआ फोन भी था। लेकिन उस टूटे फोन में जो रिकॉर्ड था उसने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी। रुचिका कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं थी, वो बस वो लड़की थी जो रील बनाते वक्त पीछे कुछ और रिकॉर्ड कर गई। सच, ये कहानी उन सैकड़ों कहानियों में से एक है जो हाईवे के हर किलोमीटर पर गूंजती हैं, लेकिन ट्रक के हॉर्न की आवाज में खो जाती हैं। इस बार एक स्पीकर बोल गया, अगली बार शायद खामोशी ही सबसे बड़ा सबूत हो। मैं हूं क्रिम्सन्स मिस्टीरियस की आवाज, और मैं वापस आऊंगा एक और सच्चाई, एक और फाइल, एक और आवाज लेकर। तब तक अगर आप रात में हाईवे पर अकेले जा रहे हों और पीछे से ब्लूटूथ में कोई फुसफुसाहट सुनाई दे, तो समझ लीजिए कोई अभी भी सच बोल रहा है। मिलते हैं अगली कहानी में।